क्लास BA द्वितीय वर्ष, विषय इतिहास, प्रश्न पत्र द्वितीय, राजस्थान का इतिहास। और आज का आपका टॉपिक है राजस्थान में मत्स्य जनपद। ऐसा एक सर्वमान्य तथ्य है कि भारत में सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात आर्य सभ्यता का उदय और विस्तार हुआ। लेकिन ये आर्य कौन थे, इस संदर्भ में अभी भी संशय है। ऋग्वेद और ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य का निर्माण करने वाले आर्य थे, लेकिन इन आर्यों का आगमन या आर्यों का मूल निवास भारत था या मध्य एशिया, यूरोप, उत्तरी ध्रुव आदि किसी अन्य स्थान के निवासी थे, इस बारे में एक सर्वमत नहीं है। सर्वमान्य निर्णय के अभाव में हम भी इस प्रश्न को यहीं छोड़ते हैं। आर्यों का विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश से भारत की ओर हुआ था। आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र से धीरे धीरे पूर्व, दक्षिण और इन भागों की ओर अपना विस्तार करने लगे। राजस्थान में आर्य जाति का प्रवेश, आर्य सभ्यता का उदय व प्रसार अत्यंत प्राचीन है। विद्वानों की मान्यता है कि सिंध, रावी, सतलज, गंगा, यमुना के दोआब के क्षेत्रों में चल रहे आर्य अनार्य और आर्य आर्य संघर्षों के दौरान ही आर्यों की कुछ शाखाएं सुरक्षित और उपजाऊ मैदानों की खोज में सरस्वती और द्रस्वती नदियों की सुरम्य घाटियों में प्रविष्ट हुई। सरस्वती और द्रस्वती नदी, ये दोनों ही नदियाँ राजस्थान के अंतर्गत थी। आप लोगों को कालीबंगा संस्कृति के अंतर्गत ये पढ़ाया गया है। यह क्षेत्र उर्वरता, जल प्रवाह और चारागाहों की सुविधा से भरपूर था और उसकी इन सुविधाओं को देखकर ही आर्य इन क्षेत्रों के निकट अपनी बस्तियां बसाने के लिए आकर्षित हुए। राजस्थान में आर्यों का आगमन विशिष्ट और शांतिपूर्ण रहा। राजस्थान में आर्य सभ्यता का प्रसार आर्य अनार्य संघर्ष के मूल पर नहीं, बल्कि परस्पर शांतिपूर्ण सहवास और सह अस्तित्व पर आधारित था। अनूपगढ़, तारखानवाला और चक 64 में दो संस्कृतियों के पास पास मिलने वाले अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि राजस्थान में आर्य और अनार्य संस्कृतियां कुछ समय तक साथ साथ विकसित होती रहीं। माना जाता है कि सरस्वती और द्रस्वती नदी की घाटियों में प्रारंभिक आर्य संस्कृति का प्रमुख केंद्र थी। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से मोहित होकर आर्यों ने इस प्रदेश को ब्रह्मावर्त में सम्मिलित कर लिया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि इंद्र और सोम के मंत्रों की रचना और ऋग्वेद में वर्णित आध्यात्मिक और आदि भौतिक गूढ़ विषयों का चिंतन एवं यज्ञों की महत्ता का प्रतिपादन इसी क्षेत्र में हुआ था। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि ऋग्वेद में जिन आर्य समूहों का उल्लेख हुआ है, उनमें से कुछ राजस्थान में थे। जैसे ऋग्वेद में प्रमुख आर्य दलों का वर्णन है, उनमें मत्स्य प्रमुख है। मत्स्य आर्यों ने सर्वप्रथम भरतपुर, जयपुर, अलवर के प्रदेशों में अपनी बस्तियां बसाई थी। सरस्वती नदी के चारों ओर के प्रदेश पर पुरु दल ने अपना अधिकार जमाया। राजस्थान के पश्चिमी भाग और गुजरात की तरफ यदु दल ने अपनी बस्तियां स्थापित करी। इस प्रकार ये माना जा सकता है कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में आर्यों की बस्तियां या आर्यों के जनपद थे। पौराणिक कथाओं से ज्ञात होता है कि आर्य शासक मधु और कैटम अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। मधु के पुत्र धुंधु ने मरुस्थल में धुंधुमार, जिसे आगे चलकर ढूंढाड़ कहा गया, और कुवलयाश्व ने के वंशज निकुंभ ने भी राजस्थान में आर्य बस्तियां बसाई थी। कालांतर में भूचाल आदि प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन आदि से उत्पन्न सूखे की स्थिति के कारण जब सरस्वती और द्रस्वती नदियों का क्षेत्र रहने के योग्य नहीं रहा, तब यहाँ आर्य और अनार्य जातियाँ उपजाऊ भूमि की खोज में अन्य क्षेत्रों की ओर चली गईं। शतपथ ब्राह्मण में भी इस प्रयाण की सूचना मिलती है कि सरस्वती प्रदेश का शासक वैदित
माधव अपनी पुरोहित गौतम राहुगढ़ अपनी प्रजा के साथ पूर्व की ओर निकल पड़ा। इसी प्रयाण के अनंतर आर्यों की मत्स्य शाखा जयपुर के आसपास और अनार्य समूह अरावली पर्वतों और दक्षिण पूर्वी पठारों व जंगलों में जा बसे। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो रामचंद्र ने उसको भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुक्षेत्र हो गया। साहित्यिक उल्लेखों, प्राप्त अवशेषों, खोजों के आधार पर भूगर्भ वेत्ताओं की मान्यता है कि राजस्थान के रेगिस्तानी भाग में किसी समय समुद्र था, किंतु भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य कारणों से यहाँ मरुक्षेत्र स्थापित हो गया और समुद्र का जल दक्षिण में हटकर यह क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। संभवतः इसी को रामायण में मरुकांतर की संज्ञा दी गई है। महाभारत में भी राजस्थान में आर्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। राजस्थान का जांगल देश कौरव पांडव राज्य के अधीन था। मत्स्य राज्य उनका मित्र था। कहा जाता है पांडवों ने अपने वनवास का अज्ञातवास का एक वर्ष छद्म रूप में मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों के लिए लड़ता हुआ मारा गया। महाभारत के अनुसार यमुना से लेकर चंबल नदी के किनारे तक यादवों का सूरसेन राज्य था। अलवर का क्षेत्र सालवों के अधिकार में था। इसके पश्चिम में रेगिस्तानी भाग में सार्वसैनी थे। चित्तौड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में शिवियों का अधिकार था, जिनकी राजधानी माध्यमिका या नगरी थी। महाभारत क्षेत्र में 4 जनपदों का उल्लेख मिलता है। पहला मत्स्य जनपद, जिसे दूसरा सूरसेन राज्य, तीसरा साल्व और चौथा सार्वसैनी, 5वां शिवी। इस प्रकार से इन जनपदों का उल्लेख महाभारत काल में राजस्थान में हुआ है। महाभारत काल के पश्चात महात्मा बुद्ध का समय आया, तो महात्मा बुद्ध के समय में भी हमें ये दिखाई देता है कि राजस्थान में लगातार सभ्यता के क्रम बने रहे थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर हमें 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। पहला जनपदों का उदय और दूसरा साम्राज्य विस्तार। कि राजाओं ने पहले जनपदों की स्थापना की, जनपदों से महाजनपद बने और महाजनपदों के बाद उन राजाओं में अपने साम्राज्य को फैलाने की होड़ मच गई। अब जनपदों का उदय राजस्थान में कैसे हुआ? भारतीय आर्य जनों में विभक्त थे ऋग्वैदिक काल में। ये जन स्वयं को किसी एक पूर्वज का वंशज मानते थे। ऋग्वैदिक युग में आर्यों के सामाजिक राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई कुल या कुटुंब थी। एक ही जाति पुरुष से उत्पन्न विभिन्न कुटुंबों के समुदाय को जन कहा जाता था। प्रारंभ आर्य जन घुमक्कड़ थे और इन जनों के निवास का कोई स्थायी स्थान नहीं था। ये उर्वर भूमि, चारागाहों आदि की खोज में प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। किंतु कालांतर में जब आर्यों के विभिन्न जनों ने एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना आरंभ कर दिया तो ये जनपदों में परिवर्तित हो गए। जन जिस प्रदेश या जिस स्थान पर स्थायी रूप से बस गया वही जनपद हो गया। ऋग्वेद में आर्यों के विभिन्न जन अनु, द्रुहि, यदु, तुर्वस, पुरु, भरत, क्रीवी, त्रिशु, मत्स्य आदि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जनपदों का उल्लेख न होकर केवल जन का उल्लेख मिलता है। हो सकता है आर्यों के संचार की वजह से उसमें जनपदों का शब्द प्रयोग नहीं किया गया हो, या जय पराजय इस काल में चलती रहती थी इसलिए ऐसा हुआ हो। धीरे धीरे जनपदों का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ। दीर्घकालीन संघर्ष के पश्चात इस काल तक आर्यों के विभिन्न जनों ने एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना आरंभ कर दिया। महाकाव्य काल में जनपद पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ चुके थे। महाभारत के भीष्म पर्व में 250 जनपदों की सूची दी गई है। विद्वानों की मान्यता है कि 1 सहस्त्र ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का भारतीय इतिहास जनपदों का इतिहास है। इस काल में
समस्त देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जनपदों का जाल फैल गया था। भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक युग 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। तब तक जनपदों का पूर्ण विकास हो चुका था। बौद्ध ग्रंथों में उस समय के जनपदों की राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है, लेकिन इस काल तक आते आते ये जो जनपद थे, ये जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। जब हम 600 ईसा पूर्व के महाजनपदों की बात करते हैं तो महाजनपदों में जो मत्स्य जनपद का नाम आता है वह मत्स्य जनपद राजस्थान में ही स्थित था। इसके अलावा राजस्थान के अन्य भाग कुरु, शूरसेन, अवंती महाजनपदों के अंतर्गत आते थे। चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र शिवी जनपद कहलाता था। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों से अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले राजस्थान में आ गए, जैसे मालव, यौधिया, अर्जुनायन आदि, और लंबे समय तक राजस्थान में रहकर इन्होंने राजस्थान के इतिहास में अपना योगदान दिया। अब हम मत्स्य जनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। मत्स्य जनपद वर्तमान भरतपुर, जयपुर, अलवर जिलों के मध्यवर्ती क्षेत्र में फैला हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस जनपद का विस्तार चंबल की पहाड़ियों से पंजाब में सरस्वती नदी के समीपवर्ती जंगल तक था। इतने अधिक क्षेत्र के कारण ही इसे महाजनपद कहा गया। अब इस जनपद का विस्तार कैसे कैसे हुआ, यानी कि वैदिक काल, महाभारत काल में हमें इसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। मत्स्य जाति का जन के रूप में सबसे पहला उल्लेख जो हमें प्राप्त होता है वो ऋग्वेद में होता है, जो कि इसकी प्राचीनता का परिचायक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशितकी उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में ध्वसन द्वैतवन नामक एक मत्स्य राजा का नाम आता है। ये उल्लेख आता है कि यह जाति सरस्वती नदी के किनारे थी और इस राजा ने, ध्वसन दैतवन ने, पंजाब में सरस्वती नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया था। कौशितकी उपनिषद से पता चलता है कि विदेह के महान दार्शनिक राजा जनक के समय मत्स्य एक महत्वपूर्ण जनपद था। रामायण में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख आया है। प्रारंभ में सरस्वती नदी के आसपास का क्षेत्र मत्स्यों का प्रमुख क्षेत्र था, लेकिन बाद में जब सरस्वती और द्रजवती नदी रहने योग्य नहीं रही, यह स्थान निर्जन हो गया, तो यहाँ के लोग जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बस गए। महाभारत काल में मत्स्य और उनके महाजनपद का अनेक प्रसंगों में उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद कुरु जनपद के दक्षिण में, शूरसेन जनपद के पश्चिम में था। दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस तरह से इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ क्षेत्र इस समय सम्मिलित हो गए थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद पर विराट नामक राजा था। विराट नामक राजा ने जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विराटनगर, विराटपुर या वर्तमान बैराट बसाकर इसे मत्स्य जनपद की राजधानी बना लिया। इस काल में मत्स्य जनपद कुरु राज्य के अधीन या उसका मित्र था। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास का अंतिम अज्ञातवास का 1 वर्ष छद्म रूप में मत्स्य राजा विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में राजा विराट पांडवों के पक्ष में लड़ते हुए अपनी सेना और बंधु बांधवों के साथ मारे गए। ये कहा गया कि महाराजा विराट कौरवों के विरुद्ध लड़ रहे थे और कौरवों के विरुद्ध अपने तीनों पुत्रों उत्तर, श्वेत और शंख के साथ थे। पांडवों के पक्ष में लड़ते हुए वो मारे गए। अज्ञातवास जब खत्म हो रहा था, तब अज्ञातवास के खत्म होने के बाद जब उन्हें पांडवों की वास्तविक नाम पता चले तो उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह किया था और यही उत्तरा थी जिसका पुत्र परीक्षित उत्पन्न हुआ और यही परीक्षित आगे चलकर पांडवों और उनके विशाल राज्य का उत्तराधिकारी बना। महाभारत काल के पश्चात
मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती। ये माना जाता है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य परिवर्तित हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। महाभारत कालीन आर्यों का संक्रमण काल संघर्षरत जनपदों का काल था। इस काल में सभी आर्य जनपद अपनी अपनी सीमाओं और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील थे। इसी प्रक्रिया में मत्स्य जनपद ने पतनोन्मुख जनपदों के मूल्य पर अपनी शक्ति का विस्तार किया, यानी कि कुरु और यादव जनपद, इन दोनों ही जनपदों की गिरती हुई स्थिति का लाभ उठाया और इनके अनेक क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया। लेकिन मत्स्य जनपद की यह स्थिति दीर्घकाल तक बनी नहीं रह सकी। जैसे उसे साम्राज्य विस्तार करना था, वैसे ही अन्य जनपदों को भी साम्राज्य विस्तार करना था। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में शाल्व जाति रहती थी और सीमा संबंधी प्रश्नों को लेकर शाल्व जाति के साथ उसका संघर्ष था। अतः दोनों पड़ोसियों में विरोध था और इसी प्रकार से चेदी और मत्स्य जनपद में भी लड़ाई थी। चेदी उसका पड़ोसी था, तो चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसमें मत्स्य राज्य पराजित हुआ और मत्स्य जनपद चेदी जनपद में मिला लिया गया। महाभारत में भी सहस नामक एक शासक द्वारा चेदी और मत्स्य जनपद पर सम्मिलित रूप से शासन करने का उल्लेख मिलता है, किंतु सहस का तिथिक्रम संदिग्ध है। अनुमान है मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा। चेदियों के प्रभाव से मुक्त होने के कुछ समय बाद मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया और मगध के सम्राटों ने मत्स्य जनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यद्यपि ऐतिहासिक साक्ष्यों के अभाव में निश्चित रूप से हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मगध साम्राज्य तत्कालीन समय का विशाल साम्राज्य था जिसने अनेक जनपदों को अपने अधीन किया था, तो स्वाभाविक है इसने इसे भी जीत लिया होगा। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के प्रत्यक्ष प्रभाव से मत्स्य जनपद अक्षुण्ण रहा, किंतु सिकंदर के आक्रमण ने अप्रत्यक्ष रूप से मत्स्य जनपद के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी। सिकंदर के आक्रमण से पीड़ित होकर अनेक उत्तर पश्चिमी सीमा की अनेक जनजातियां राजस्थान की ओर आईं, जिन्हें आयुधजीवी जातियां कहते हैं, जैसे मालव, शिवी, अर्जुनाइन आदि। ये अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थीं। अपने अस्तित्व और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जब इन्होंने राजस्थान की ओर प्रयाण किया तो जिसे जहाँ स्थान मिला उसने वहाँ पर अपना राज्य बना लिया। जैसे शिवी चित्तौड़ और उसके आसपास बस गई, मालव जाति अजमेर, टोंक और मेवाड़ के आसपास बस गई, अर्जुनायन अलवर और भरतपुर में बस गए। तो कह सकते हैं कि नवीन राजनीतिक शक्तियों के कारण मत्स्य जनपद का प्रभाव कम होता चला गया और कालांतर में मत्स्य जनपद समाप्त हो गया। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी और विराटनगर पर मौर्यों का अधिकार था। इसका स्पष्ट साक्ष्य हमें बैराट से प्राप्त अशोक के शिलालेखों से होता है। साथ ही अशोक के समय के अनेक मौर्यकालीन अवशेष भी हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सम्मिलित था। अब हम यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में देखते हैं। महाभारत के कर्ण पर्व में लिखा है कि मत्स्य देश के लोग आध्यात्मिक दृष्टि से काफ़ी उन्नत और श्रेष्ठ हैं, सत्यनिष्ठा वाले हैं, सत्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प रहते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन सुखी और समृद्ध था। समाज में स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। लोग स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के शौकीन थे। मनोरंजन के विभिन्न प्रकार के साधन थे, जैसे चौपड़, पासे खेलना, संगीत, नृत्य, घुड़सवारी, शिकार, मनोरंजन आदि। राजा विराट ने युधिष्ठिर की नियुक्ति अपने साथ चौपड़ खेलने वाले व्यक्ति के रूप में ही की थी। अर्जुन उत्तरा को नृत्य सिखाने के लिए ही दरबार में नियुक्त हुआ था। 12वीं सदी के एक प्रमुख संगीताचार्य हरिहर शर्मा ने अपनी रचना नतमुख में लिखा है कि कथक शैली का प्रणेता मिहिर ईसा पूर्व दूसरी सदी में मत्स्य देश में हुआ। तो संगीत और नृत्य के प्रति मत्स्य देश के लोगों की अभिरुचि स्पष्ट होती है।
धन्यवाद।